चलो क्या है गुणनखंड। हल्ला नहीं करो, चलो ध्यान दो अभी इधर देखो। पहले फैक्टर उसके बाद गुणन, ठीक है, गुणक उसके बाद समझेंगे। देखो फैक्टर क्या होता है, कोई भी एक नंबर ले लो, कल हम बताए थे ना, ठीक। देखो मान लो 16, ठीक है, इसका हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा नंबर जिससे इसमें भाग लग सकता है, ठीक है। तो कितना ऐसा संख्या, जैसे 1 है, 1 से भी लग जाएगा, लेकिन 1 से लगाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फैक्टर का मतलब इसको तोड़ना, ठीक है। तो इसमें 2 से लगा सकते हैं हम 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। देखो ये 16 को हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो ये चारों 2 इसका क्या हो गया, फैक्टर्स। क्लियर है, ठीक है। इसका जितना छोटा से छोटा रूप हो सकता है हम उसको उसमें तोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टर, ठीक। फैक्टर या इसको गुणनखंड बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा मान लो 9 है, 9 का क्या हो सकता है 3 या 9, 3 1 3, ये क्या हो गया इसका फैक्टर। अब मान लो यहाँ पर 16 था तो 4 से भी हम लगा सकते थे, क्योंकि 4 से भी लग जाएगा। तो जनरली याद रखना कि फैक्टर के लिए हम अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे तो ठीक रहेगा, भाज्य संख्या से नहीं लगाना है, ठीक है। अब अभाज्य और भाज्य क्या होता है ये आगे बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए समझ लो थोड़ा सा कि भाज्य संख्या वो होता है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, मतलब 1 और वो खुद। जैसे 3 है ना, तो 3 में 1 से भाग लग सकता है और 3 से भाग लग सकता है। कोई और संख्या है जिससे 3 में भाग लग जाएगा, तो 3 का गुणनखंड क्या हुआ, 3 का फैक्टर क्या हुआ, 2 हुआ ना, तो ये हो गया अभाज्य संख्या, ठीक। और भाज्य वो होता है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मान लो 9 है, तो 9 का 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है, ठीक है ना। तो 1 3 और 9 मिला के क्या हो गया, 3 हो गया, तो ये भाज्य हो गया। तो फैक्टर जो हम निकालते हैं तो हम अभाज्य से लगाते हैं, ठीक है, भाज्य से नहीं। अभाज्य का फैक्टर नहीं हो सकता है, अभाज्य का 2 ही गो फैक्टर होता है, एक तो 1 होगा और एक वो खुद, ठीक है। सिर्फ एक ही एक ऐसी संख्या है जो मतलब जिसका एक ही फैक्टर है वो खुद, और एक ही जो वही है, ठीक है। जैसे 1 है ना, तो 1 का क्या गो फैक्टर है, एक सिर्फ, ठीक है। चाहे ये खुद रहे या इसका एक फैक्टर हो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया, क्लियर है। तो फैक्टर जब करोगे तो ये ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या को ही हम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या से ही सिर्फ लगाएंगे, तो इसलिए 4 से नहीं लगाएंगे, क्लियर है। चलो अब 27 का क्या आ जाएगा, 3 से 1 से लग जाएगा, 1 से लगाते नहीं, 2 से लगेगा नहीं। तो 2 से नहीं लगेगा तो उसके बाद फिर कितना से लगाएंगे, 3 से। मान लो चलो 3 से हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक। लेकिन मान लो यहीं पर अगर 34 होता, ठीक है, 34, तो इसमें तो पहले 2 से लग जाएगा, कितना आएगा 17, ठीक। अब 17 में कितना से लगेगा, पहले हम 2 से ही लगाएंगे लेकिन लगेगा नहीं, फिर कितना से 3 से, उसके बाद 4 से नहीं। हम अभी बताएं कि भाज्य से नहीं लगाना है, 4 के बाद हम सीधे 4 नहीं, 3 के बाद सीधे 5 से, क्योंकि 5 भी क्या है अभाज्य है। 5 से, अगर 5 से नहीं लगा तो कितना से, 7 से, हाँ 7 से। 6 से नहीं, क्योंकि 6 भाज्य से लगाने ही नहीं है, क्लियर है। हालांकि 6 भी अगर लगेगा 6 से तो वो भी फैक्टर होगा, लेकिन उससे लगाना नहीं है, क्योंकि हम उसको भी फिर 2 गुने 3 में लिख सकते हैं ना, तो 2 और 3 फैक्टर हुआ, ठीक है। तो फिर 6 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब 2 और 3 से नहीं लगा तो 6 से लगेगा ही नहीं। है बात समझ में, ठीक। चलो तो 7 से लगाएंगे, 7 से अगर नहीं लगा तो फिर 8 से लगाएंगे, नहीं 9 से नहीं, 10 से भी नहीं, क्योंकि 10 भी भाज्य है, 11 से लगाएंगे सीधे, ठीक। 11 से भी नहीं लगा तो 13 से भी नहीं लगा तो 15 नहीं, 15 भाज्य है, 17 से सीधे, ठीक है। तो 17 से लग जाएगा, 17 1 17, यही आंसर हो जाएगा। हाँ
ठीक है, यानी 34 का फैक्टर क्या हो गया 2 गुने 17। और अगर इसका सारा फैक्टर लिखना हो तो 1, ठीक है, हो गया। मान लो इसका देखो फैक्टर अलग अलग तरीके का हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ अभाज्य फैक्टर से लिखेंगे, भाज्य को नहीं लिखेंगे। भाज्य भी फैक्टर होगा, याद रखना, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, लेकिन हम उसको लिखेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। बाद में आगे तुम लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें बताएंगे, लेकिन अभी तत्काल के लिए बस इतना समझो कि इसका हम कौन सा फैक्टर लिखेंगे, सिर्फ अभाज्य। क्लियर है? चलो फैक्टर समझ में आ गया। अच्छा मान लो अगर तुमको 72 का फैक्टर करना हो, करो तो 72 का फैक्टर तुम लोग 72 का फैक्टर जल्दी से 1 मिनट में करो, ठीक है। ये बस 72 का फैक्टर करो जल्दी। वाह, कितना आया? मतलब पूरा बोलो फैक्टर इसका। 2 गुने 2, हाँ, फिर 2 3 गुने 3, यानी 3 को 2 और 2 तो 3। हाँ। 2 को 3, भाई तो हम भी बोल रहे हैं, मतलब 3 को 2, 2 3, हाँ 2 को 3, यही ना। अच्छा तो गुना करके देखो तो 72 आ रहा है। फैक्टर को चेक भी कर सकते हो, मान लो, ठीक है, जो फैक्टर निकाले हो ना उसको गुना करके देखो, अगर 72 आ गया तो समझो फैक्टर सही है, और अगर नहीं आया तो समझो गलत है, ठीक है। देखो 2 से लग जाएगा पहले 36, फिर 2 से कितना, 18, फिर 2 से 9, अब 3 से 3 है ना, यानी क्या आ गया 2 गुने 3, ठीक है, यानी 3 को 2 और 2 को 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसका फैक्टर हो गया, तो ये अभाज्य हुआ, ठीक है, यानी इसका ये प्राइम फैक्टर हुआ। हम कंपोजिट फैक्टर अभी नहीं निकालेंगे, ठीक है, हालांकि कंपोजिट फैक्टर भी होगा। अगर 72 में हम डायरेक्ट 6 से लगाएं, ठीक, या डायरेक्ट 12 से लगाएं, या डायरेक्ट 18 से, या डायरेक्ट 36 से, या डायरेक्ट 72 से, ठीक है, तो ये इसका कौन सा फैक्टर होगा 6 से, मतलब 6 को लेकर के ये इसका कंपोजिट फैक्टर होगा, ठीक है, यानी भाज्य जो है भाज्य गुणनखंड होगा। लेकिन 6 से नीचे जैसे 3 से लगा दिए, 2 से लगा दिए, तो ये इसका कौन सा फैक्टर हो गया अभाज्य, यानी प्राइम फैक्टर। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी 72 का फैक्टर भी है 6 और 6 भाज्य भी है, ठीक, इसीलिए भाज्य गुणनखंड है किसका 72 का, ठीक है। क्लियर है? अब कोई दिक्कत है ना, फैक्टर हो जाएगा। चलो अब एक ठो और बताओ 84 का, 84 का फैक्टर करो तो जल्दी से, अभाज्य प्राइम फैक्टर करो, वहाँ पर बताएगा, ठीक है। अगर भाज्य फैक्टर बोले तो भाज्य से देना है, और अभाज्य बोले तो अभाज्य से देना है। क्लियर है? जल्दी बनाओ। बन रहा है? बन गया सर। तुम लोग से पीछे बन गया, तुमसे रे क्या है बताओ तुम। 2 गुने 2, 2 और 1 3 का 2 to 2 और 1 ठीक है। ये कौन सा फैक्टर निकाले हो अभी, प्राइम या कंपोजिट? प्राइम, 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 ठीक है, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकाले हो, ठीक है। गुणनखंड 2 होता है ना, भाज्य और अभाज्य दोनों होता है, तो तुम लोग जो अभी निकाले हो कौन सा अभाज्य, क्योंकि देखो उसमें तुम लोग को एक को भाज्य नहीं मिलेगा। जो तुम गुणनखंड निकाले हो क्या है 3, 2 और 7 है ना, एक को भाज्य है नहीं है, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर 84 में हम निकालते हैं तो हम 6 से भी लगा सकते हैं, 6 से लग जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 से नहीं लगेगा, ठीक। यहाँ पर हम फिर 6 के बाद 12 से भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और कितना से लग जाएगा, 14 से भी लग जाएगा। तो ये सब क्या है इसका भाज्य फैक्टर, ठीक है, यानी कंपोजिट फैक्टर। लेकिन तुम लोग जो निकाले हो 2, 3 और 7 वो क्या है अभाज्य गुणनखंड, यानी प्राइम फैक्टर। क्लियर है? समझ में आया? चलो हम भी बना देते हैं इसको। 2 × 4 2 दूना 4, 2 21
अब 2 से नहीं लगेगा तब 3 से लगाएंगे। जब तक 2 से लगता है तब तक हम 2 से लगाते हैं, उसके बाद नहीं लगा तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 3 से 3 7 21। अब बताओ 3 से नहीं लगेगा अब साथ में तो 4 से लगाएंगे नहीं, क्योंकि प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। प्राइम फैक्टर में हम भाज्य का यूज करेंगे ही नहीं, भाज्य से लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलो 5 से लगाएंगे लेकिन लगेगा नहीं, तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। 6 से नहीं लगाना है, 7 से, तो 7 1 7। अब देखो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि पहले 4 से मतलब 3 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, 8 से। तो ऐसा तुम लोग को देख लेना है, खुद देख लेना है। मान लो यहाँ पर लगेगा ही नहीं जब 3 से 2 से 5 से, तो फिर क्या फायदा लगा के, डायरेक्ट 7 से लगाएंगे। देख लेना पहले, पहचान लेना कि लगेगा या नहीं, उसके बाद लगा देना सीधे जितना से लगेगा। ठीक है, सिर्फ भाज्य को छोड़ के। हाँ, यही तुम्हारा आंसर हो गया, यानी 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, इस तरीके से, यानी जैठो 2 है ना उतना पावर हो जाएगा, तो 2 है पावर हो गया उतना। क्लियर है? हाँ, एक पावर अगर नहीं, अगर एक तो अकेला है तो सीधे गुना में लिख देंगे, बस हो गया। ठीक है, हालांकि इसका पावर अगर 1 देंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आगे चले, चलो फैक्टर हो गया। अब गुणन, सॉरी गुणन बोल रहे हैं, गुणज में चलेंगे। ठीक है, गुणक, मल्टीपल, तो हम रुकते हैं, तो हल्ला शुरू कर देते हैं, शांत रहो ना कम से कम। चलो क्या है अगला? गुणक। वही होता है। ठीक है, गुणज बोलो या गुणक बोलो, या इसको इंग्लिश में मल्टीपल बोलो। ठीक है, क्लियर है? देखो मल्टीपल कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। पहाड़ा पढ़ते हो ना टेबल, वो मल्टीपल ही है। जैसे मान लो 3 का मल्टीपल, 3 गुने 1 बराबर 3, 3 गुने 2 बराबर 6, 3 गुने 3 9। ठीक है, 3 गुने 4 बराबर 12। ये 3 का क्या आ रहा है? मल्टीपल। क्या आ रहा है? मल्टीपल। ठीक है, समझ आया? 3 का मल्टीपल यानी इसका गुणज आ रहा है। ठीक है, यानी 3 के गुना में, 3 के मतलब 3 के पारा में या 3 के टेबल में जो भी जितना भी आ रहा है आगे जितना भी, ठीक है, वो सब क्या आ रहा है इसका? मल्टीपल। जैसे मान लो 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 15 18 21। अगर यहीं पे 16 हो तो क्या 16 है 3 का गुणज? 16 3 का गुणज है? नहीं। क्लियर है? ठीक। अच्छा, 12 जो है क्या 36 का गुना मतलब 12 का गुणज 36 है या नहीं है? नहीं। 12 का गुणज ठीक से देखो, 12 दूना 24 तिया 36 आ रहा है ना? ठीक, 3 बार में आ रहा है, यानी 12 का गुणज है 36। ठीक। अच्छा, 72 जो है वो 12 का गुणज है या नहीं है? 72 है, 12 छक 72, 12 छक 72। देखो इसीलिए बोले थे टेबल याद रहना चाहिए। क्या 12 छक 72, तो 12 का गुणज 72 है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो 6 का गुणज हम पूछे, 6 का तुम लोग को हम तीसरा गुणज पूछ लिए। 6 का तीसरा गुणज क्या है? 6 का तीसरा गुणज, 6 का तीसरा गुणज यानी 6 को 3 से गुना कर दो, 6 तिया 18। फिर 6 का तीसरा गुणज क्या होगा? 6 का पहला गुणज, 6 का पहला क्या? 6 का दूसरा क्या? 6 का तीसरा। ठीक। अच्छा, 12 का सातवां गुणज, 12 7 84। कहाँ ध्यान है तुम लोग का? 13 का ना सातवां गुणज हो जाएगा 91। आया बात समझ में? ये गुणज होता है। ठीक है, मतलब जितना तुमको जिस टाइप का गुणज पूछे उतना से गुना कर दो, हो जाएगा, वही गुणज आ गया। अगर मान लो हम तुमसे 18 का 8वां गुणज पूछ लिए, क्या माँ? 8वां कितना होगा? 100। हाँ, 18 8 144 होता है। ठीक है, तो 18 का 8वां गुणज क्या हो जाएगा? 144। देखो सबके बीच में कितना गलती बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे कम से कम पहाड़ा तो ठीक से याद रखो। हाँ, ठीक है।
समझ में आया? क्लियर है? गुणज समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं गुणक। ठीक है, मतलब उसका टेबल में जितना आया सब उसका गुणज हो गया। क्या 6 से छोटा भी हो सकता है इसका कोई गुणज? नहीं, गुणज कभी भी या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा और गुणनखंड कभी भी इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। याद रखना ये चीज। ठीक है, याद रखना। क्या, जैसे 12 को हम ले लेते हैं तो इसका गुणक जो होगा, गुणक, गुणज या गुणक जो बोलो, ये हमेशा या तो इसके बराबर या इससे छोटा बड़ा गुणज, और गुणनखंड जो होगा वो छोटा गुणनखंड या तो छोटा या फिर इसके बराबर। ठीक है, देखो गुणनखंड में जो हम इसका गुणनखंड जो निकालेंगे तो या तो इसमें 2 से भाग लगेगा, ठीक, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से लगेगा। देखो गुणनखंड में कोई भी ऐसा संख्या है जो 12 से बड़ा है, 12 के बराबर है, 12 से बाकी सब छोटा है। ठीक है, लेकिन ये जो गुणज है इसमें जो है 12 का, देखो 12 इकाई 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। देखो 12 से छोटा आएगा क्या 12 के पारा में? 12 से छोटा नहीं आएगा। आया बात समझ में? तो गुणक जो है, गुणज या गुणक, वो या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, लेकिन गुणनखंड या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? गुणज क्या होता है समझ में आ गया? गुणनखंड क्या होता है समझ में आ गया? अब आगे चले। अच्छा, अब देखो ध्यान से, गुणज जो है, जैसे मान लो 6 का क्या गुणज 36 है, 6 का गुणज 36 है। ठीक है, तो 12 का भी गुणज क्या है? 36 है या नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि 6 का गुणज 36 है तो अब किसी दूसरी संख्या का गुणज नहीं हो सकता। ठीक है, ये किसी और का भी गुणज हो सकता है। उसी तरह गुणनखंड में भी अगर 3 मान लो 6 का गुणनखंड है, ठीक है, 3 जो है अगर 6 का गुणनखंड है तो 12 का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 18 का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर 6 का है तो सिर्फ 6 ही का रहेगा। लेकिन याद रखना, ये बात याद रखना कि किसी भी एक संख्या का जो गुणनखंड है, हर एक संख्या का गुणनखंड अलग अलग होगा, सेम कभी नहीं होगा। जैसे मान लो हम 9 का गुणनखंड निकालते हैं तो 3 गुने 3 है ना, 3 आता है। यहीं पे 12 का निकालते तो क्या आता है? 3 और 2 आता है। देखो ऐसे ही हर एक संख्या का गुणनखंड जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, हर एक संख्या का गुणनखंड अलग अलग होगा और हर एक संख्या का गुणज भी अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे 6 का गुणज 12, 18, 24 आ रहा है, तो इसी तरह 3 का गुणज 6, 9, 12, 15, देखो अलग अलग आ रहा है ना। आ गया बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, अब गुणज और गुणक हो गया और गुणनखंड भी हो गया। देखो गुणज और गुणक दोनों एक ही होता है और इसको गुणन भी हम बोलते हैं, जबकि गुणनखंड अलग होता है। क्लियर है? अब सर गुणन में कितना रहेगा सर क्वेश्चन? गुणन में हाँ। जनरली तो क्वेश्चन तो नहीं रहता है इससे कभी कोई भी चीज़ में, लेकिन अगर रहेगा तो रहेगा कि मान लो 36 जो है वो 6 का गुणज है या नहीं है। मान लो आप दे देगा तुमको 38, ठीक है, उसके बाद पूछ देगा कि बताओ 9 का गुणज 38 है या नहीं है, तो कैसे पहचानोगे? 9 का पारा पढ़ो, अगर 9 के टेबल में 38 आ रहा है तो है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। क्लियर है? और ये भी याद रखना, देखो बता देते हैं पहले। चलो, LCM HCF है। यस सर। पहले क्या है? HCF। सर गुणन में सर 48 का 48 हो सकता है ना सर? हाँ, HCF। ठीक है, देखो इसका फुल फॉर्म होता है क्या? LCM का फुल फॉर्म
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका फुल फॉर्म होता है HCF। ठीक है, क्या होता है HCF का फुल फॉर्म? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड। ठीक है, सामान्य, ऐसा जो दोनों में हो। ठीक है, अब देखो HCF जो है ना, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में निकलता है। जैसे मान लो 12 और 18 के बीच में हम निकाल रहे हैं HCF। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का फैक्टर करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो हम फैक्टर निकालेंगे, तभी तो हम हाईएस्ट पता कर पाएंगे क्या है। ठीक है, तो 12 का फैक्टर निकालो। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 इकाई 3। ठीक, उसके बाद 18 का 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। दोनों का फैक्टर निकल गया। अब दोनों को अलग अलग लिख लो। 12 बराबर 2 गुने 3, 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब जो है ना HCF क्या होगा, देखो ध्यान से, HCF क्या होगा। ठीक है, देखो जो दोनों में हो, क्या बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और जो दोनों में हो, मतलब दोनों में हो, दोनों में कॉमन हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि इसमें, ये देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 लिख दिए। अब देखो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 3 है, नहीं है, तो 2 तिया 6। अब देखो ये 6 आ गया। ठीक है, ये 6 आ गया, ये तुम्हारा HCF हो गया, यानी ये दोनों, यानी 12 और 18 के बीच जो है ना कॉमन फैक्टर 6 है, और 6 ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो कॉमन है। ठीक है, 12 और 18 के बीच। अब देखो ध्यान से समझोगे, 6 से हम 12 में भाग लगाएंगे, ठीक, और 18 में भी भाग लगाएंगे। ठीक है, 2 बार में 12 आएगा, 3 बार में 18 आएगा, 6 से, याद रखना, 6 से। ठीक, 6 से। अब देखो ध्यान से, तो अब इससे बड़ा कोई संख्या ले लो, जैसे दोनों का फैक्टर, इससे बड़ा कोई संख्या 9 है, तो 9 12 का फैक्टर नहीं है लेकिन 18 का है, तो 9 सिर्फ 18 का फैक्टर है, तो ये कॉमन हो सकता है? कॉमन नहीं ना हो सकता है। नहीं। 6 से बड़ा फैक्टर तो है लेकिन कॉमन नहीं है, मतलब दोनों में नहीं है, सिर्फ 18 में है, 12 में नहीं है। 12 भी फैक्टर है दोनों का, सॉरी 12 का फैक्टर है लेकिन 18 का नहीं है। 9 से 12 फैक्टर कौन है? 9 से बड़ा फैक्टर 12 है। 12 का या 18 का तो नहीं है लेकिन 12 का फैक्टर है ना, 12 है, तो 9 से तो बड़ा है, तो ये भी HCF होना चाहिए, लेकिन HCF नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि 12 जो है दोनों में नहीं है, सिर्फ 12 का फैक्टर होगा 12 लेकिन 18 का नहीं होगा। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा फैक्टर तो हो लेकिन ऐसा जो दोनों में हो, मतलब जिसके बीच का हमें HCF निकालना है ना, वो दोनों में हो, सिर्फ एक में रहेगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर 9 जो है, 9 फैक्टर 6 से बड़ा, जहाँ HCF 6 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में है वो क्या है? 6 है। 6 है ना, लेकिन इससे बड़ा भी फैक्टर 9 है, लेकिन 9 सिर्फ किसका फैक्टर है? 18 का, 12 का नहीं है, तो ये कॉमन हुआ? नहीं हुआ। 12 भी फैक्टर है 12 का, 18 का नहीं है, तो ये कॉमन हुआ? नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा जो कॉमन है ये दोनों के बीच, सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है दोनों के बीच वो क्या है? 6 है ना, इसीलिए 6 तुम्हारा HCF हो जाएगा। ठीक है, ये समझा दिया इसलिए क्योंकि HCF ये तो निकालने के लिए तो निकाल लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आता है कि HCF होता है क्या वास्तव में। तो यही होता है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, तो 12 और 18 के बीच सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? 6 है। अब देखो तुम इतना गुणनखंड किए बिना भी फैक्टर निकाल सकते हो, मतलब HCF निकाल सकते हो। अब देखो जैसे मान लो हमको कि 9 और 27 के बीच का HCF निकालना है, 9 और 27 के बीच का, ध्यान से समझोगे। अब देखो 9 का फैक्टर कौन कौन है? 3 है, सिर्फ 3 है, 9 है, एक को छोड़ दिया करो, एक को हटा, ठीक, एक को हटा दो, 3 और 9 है, ठीक।
27 का फैक्टर 3 9 और 27, और 27 ठीक है ना। ये 3 से इसमें भाग लगता है, 9 से भी लगता है, इसमें 3 से भी लगता है, 9 से भी लगता है और 27 से भी लगता है। एक को हम नहीं बोल रहे हैं अभी, ठीक है, एक को छोड़ दो अभी। तो देखो अब दोनों में कॉमन क्या है, जो सबसे बड़ा है, दोनों में कॉमन जो सबसे बड़ा है, बड़ा कौन है दोनों में सबसे बड़ा कॉमन? 27 दोनों में है, नहीं सर 9 है, दोनों में कौन है? दोनों में 9। 9 है ना, तो 9 हो जाएगा तुम्हारा HCF। 9 अब बात समझ में, देखो एकदम शॉर्ट ट्रिक है, तुरंत निकल जाएगा ऐसे, ठीक। 9 दोनों में है, हालांकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर आया वो कौन आया है? 27 ना, लेकिन क्या 27 दोनों में है? नहीं ना है, तो इसलिए ये HCF नहीं होगा। कोई ऐसा कॉमन फैक्टर HCF होगा जो दोनों में हो, तो दोनों में है 9 और 9 से बड़ा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता है यहाँ पर दोनों के बीच कॉमन, क्योंकि 9 ही यहाँ पर ये आ गया, ठीक, 9 ही है, तो 9 से बड़ा इसका कोई फैक्टर होगा? हम अभी तुम लोग को बताएं थोड़ी देर पहले कि इससे बड़ा इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, तो जब इससे बड़ा नहीं होगा तो इसका लास्ट फैक्टर 9 ही ना होगा, 9 से बड़ा तो फैक्टर होगा नहीं, और जब इसमें नहीं होगा कोई और इसमें होगा भी तो भी वो HCF नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें होगा तो इसमें थोड़ी ना होगा, तो दोनों में मतलब HCF होने के लिए दोनों में होना चाहिए ना, कॉमन दोनों में होना चाहिए ना वो। तो अगर इसमें है इसमें नहीं है तो कॉमन कहाँ से हुआ? जब कॉमन नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं ना होगा, क्लियर है? सॉरी फैक्टर होगा लेकिन HCF नहीं होगा, क्लियर है? चलो अब मान लो कोई और ले लेते हैं, 24 और 20 ले लो, ठीक है। तो देखो 24 में 2 से लगता है, 6 से लगता है, 4 से लगता है, 8 से लगता है, 12 से लगता है और खुद 24 से भी लगता है और 3 से भी लगता है और 24 से भी लगता है, हो गया ना। और कुछ से लगता है, लगता भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेकिन 20 में 2 से, 5 से और 10 से और 20 से, है ना। अब देखो दोनों के बीच कॉमन क्या है, दोनों के बीच कॉमन फैक्टर मिल रहा है कुछ? दोनों के बीच कॉमन 2 सर 4 से भी लगता है। हाँ 4, हाँ सॉरी 4 से भी लगता है, सर 5 होगा सर, 20 में रुको, 20 में 4 से भी लगता है। अब बताओ कॉमन क्या है? 4 दोनों में सब कॉमन भी है और सबसे बड़ा भी है, दोनों में 4 देखो 4 है सही में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 4 से बड़ा फैक्टर 20 है, 10 है और 5 भी है, लेकिन क्या इसमें 20, 10 और 5 है? नहीं ना है, तो कॉमन होगा, बड़ा तो है मान लिए लेकिन कॉमन है नहीं। तो HCF होने के लिए बड़ा के साथ साथ कॉमन भी होना चाहिए, यानी दोनों में भी होना चाहिए, तो दोनों में तो नहीं है, कॉमन दोनों में नहीं ना है, बड़ा से मतलब नहीं है, सिर्फ कॉमन से भी मतलब है, ठीक है। तो दोनों में 4 ही कॉमन है, इसलिए यही सबसे बड़ा है। 2 भी है कॉमन लेकिन 2 सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कौन है? 4, तो सबसे बड़ा वाला HCF होगा, यानी 4 तुम्हारा HCF होगा। 24 और 20 का HCF कितना आ जाएगा? 4। अब तुम अगर चेक करना चाहते हो तो निकाल लो, देखो हम निकाल देते हैं। 24 2 12 नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखता तो यहाँ पर पीछे से दिख रहा है सबको। चलो देखो 24 का 2 12 2 6 2 3 3 1 आया। 20 का निकालो, 2 10 2 5 5 1, ठीक। अब देखो 2 को 2 यहाँ और 2 को 2 यहाँ, यही दोनों ना मिल रहा है, 2 गुने 2, यानी 2 जो मिल रहा है उसका एक ही को लिखेंगे, याद रखना। तो ये दोनों 2 का हो गया 1 ठो 2, और फिर ये दोनों ये और ये दोनों 2 का 1 ठो 2, तो 2 दूना 4 आया ना HCF 4, ठीक है। याद रखना, देखो यहाँ पर हम बताना भूल गए थे, जो मिल रहा है दोनों का एक ही को लिखेंगे, तो ये दोनों मिल रहा है तो ये दोनों का एक ही को। अब तुम लोग कहो कि ये दोनों सामने सामने है तभी मिलेगा, अगर मान लो ये 3 यहाँ रहता, 1 ठो 3 यहाँ रहता तो नहीं मिलता, मिलता, कहीं भी रहे उससे मतलब नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आमने सामने ही रहे, कहीं भी रहे चल जाएगा। अगर सर नीचे में अगर 4 लाख का, उस दोनों में ऊपर में 3 लाख का मिलता है सर? नहीं, जैसे अब मान लो यहाँ पर 4 है, ठीक है, और यहाँ पर 4 नहीं है, तो फिर कैसे मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा सर, एक लाइन नहीं, एक लाइन से मतलब नहीं है। अब 3 है यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक, और यहीं पर 3 लिख दिए, ठीक है। तो क्या ये 3 इस 3 के साथ नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, ठीक है। और ये 2 इस 2 के साथ नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, क्लियर है?
ठीक है। चलो तो जो मिल जाता है ना उसका हम एक ही को लिखते हैं। तो ये दोनों 2 मिल गया तो एक ही दो लिखें। अब ये दोनों 3 मिल गया तो एक ही 3 लिखें और दोनों को गुना कर दो, जो आएगा तुम्हारा यही हो जाएगा HCF। क्लियर है? HCF क्या होता है समझ में आ गया? अब देखो 2 लगातार संख्या जैसे 9 10 के बीच का HCF हमेशा 1 होता है, याद रखना। 2 लगातार संख्या कुछ बता देते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। 2 लगातार संख्या के बीच का HCF क्या होगा? 10 और सॉरी 10 बोल रहे हैं 1, ठीक है। 2 लगातार संख्याओं के बीच का HCF 1, ठीक। जैसे मान लो 7 8 इसके बीच का HCF 1, 9 10 1, 6 7 क्या आएगा 1, 67 68 क्या आएगा 1, याद रखना। क्लियर है? अच्छा अगर 2 संख्या एक ही हो जैसे 9 और 9 के बीच का HCF होता है कभी कभी 2 को 9 दे दिया, दोनों के बीच का HCF कितना आएगा? 9 आएगा। सबसे बड़ा फैक्टर इसका भी 9 होगा और इसका भी 9 होगा, दोनों यही ना मिल गया क्या? सबसे बड़ा फैक्टर। अब इसमें तुम कहोगे भाज्य अभाज्य क्या होगा? इसमें भाज्य अभाज्य फैक्टर नहीं देखना, कोई भी फैक्टर चल जाएगा। क्लियर है? लेकिन जब गुणनखंड निकालेंगे इस तरीके से तो अभाज्य गुणनखंड भी निकालेंगे, तब जाके ऐसे बनाने में ठीक होगा, ठीक है। ऐसे निकाल के बनाएंगे तब, यानी सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही, लेकिन अगर डायरेक्ट देखेंगे तो कोई भी गुणनखंड से हम लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इसका दोनों के बीच का HCF कितना होगा? 9। यानी जब 2 समान संख्या हो उसके बीच का HCF पूछे तो 9 नहीं, मतलब वही संख्या ही हो जाएगा, वही संख्या। जैसे 12 12 के बीच का HCF 12, 18 18 के बीच का HCF 18, 19 19 के बीच का HCF 20। अब समझ में, जितनी भी संख्या हो। अच्छा अगर 3 संख्या के बीच का HCF पूछे तो 12 18 24। देखो 12 का फैक्टर कौन है? 2 3 4 6 12, ठीक। 18 का 2 3 6 12 9 भी है और 18, ठीक। 24 का 2 3 4 6 8 12 और कुछ है 24, ठीक। अब देखो तीनों में मिलाएंगे, तीनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर हो, ठीक है, कॉमन हो, तीनों में जो सबसे बड़ा हो और कॉमन हो, यानी तीनों में हो। तो देखो 2 है यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, ये तो है लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। अभी पहले सबसे बड़ा देखेंगे। 3 भी है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो 3 नहीं होगा। 4 भी है यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ये तो हुआ ही नहीं। 6 है यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये भी हो सकता है लेकिन आगे देखते हैं। और 12 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। देखो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है? 12 सबसे बड़ा कौन है फैक्टर? 12, तो तुम्हारा 12 हो जाएगा HCF। क्लियर है? और अगर निकालना होगा तो ऐसे ही निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? 12 18 का निकाले ही है, देखे अब 24 का भी निकाल देते हैं। 2 12 2 6 2 3 3 1, ठीक है, हो गया। तो अब क्या होगा? देखो यहाँ पर अब तीनों में जो मिलेगा उसको लिखेंगे 1 2 3। देखो तीनों में मिला 2, तो इसका एक ही 2 होगा, फिर गुने 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर है 2 नहीं, तो अगला को देखो ही मत, क्योंकि अगला में होगा भी तो नहीं लिख पाएंगे। तीनों में मिलेगा तभी लिखेंगे, तीनों में नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, तो 1 तो 3 भी आ जाएगा। आया 2 तिया 6। अब देखो 12 18 के बीच कैसे यहाँ पर 6 आया रे, कहीं पे गलती की है क्या? अब वहाँ पे कितना है अपने लोग को? 12 गलती करवा दे तुम। इसने इसका फैक्टर 12 कहाँ है 18 का? तो हम मिस्टेक कर दिए थे, वही तो हम सोच रहे हैं। यहाँ पर 6 आ रहा है, देखो 6 ही आएगा, ठीक है, 12 नहीं आएगा, 12 गलती हो गया, ठीक है, 12 नहीं आएगा क्योंकि 18 का फैक्टर 12 नहीं होता। तो 12 दो ठो में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये फैक्टर नहीं होगा, मतलब ये HCF नहीं होगा, HCF 6 होगा, ठीक है। यानी कोई ऐसा फैक्टर जो तीनों में हो और सबसे बड़ा हो, तीनों में हो और सबसे बड़ा हो, तो वो 6 है यहाँ पर, ठीक है, तो 6 होगा फैक्टर। देखो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर समझ में आ जाए तो सीधा ही कर देना, नहीं तो ऐसे निकाल लेना, ठीक है, 6 आएगा। क्लियर? मिस्टेक कर दिया था वहाँ पर, 18 का फैक्टर 12 नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो तो आ गया HCF समझ में। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और यानी ऐसा फैक्टर जो जितनी भी संख्या के बीच का HCF बोलेगा वो सब के बीच जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो उसका HCF होगा। क्लियर है? चलो, और अभाज्य, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का HCF भी एक होता है, जैसे एक 17
और 1 19, दोनों अभाज्य संख्या है। ये दोनों के बीच का भी HCF 1 होगा। अब 1 क्यों होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ 17 से ही लगेगा और 1 से, और इसमें सिर्फ 19 से ही लगेगा। देखो इसमें 17 से लगेगा और 1 से, और इसमें 19 से और 1 से, तो ये दोनों तो कॉमन है नहीं। कॉमन क्या है? 1 तो एक ही HCF होगा। और कॉमन कभी मिलेगा ही नहीं सही से अभाज्य संख्या के बीच। अभाज्य संख्या के बीच कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, तो कॉमन मिलेगा कहाँ से? अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो होता है वो खुद संख्या होता है और एक होता है, तो कॉमन तो एक ही मिलेगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो दो अभाज्य संख्याओं के बीच का HCF कितना होता है? 1। और जिस दो संख्याओं के बीच का HCF 1 होता है उसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्लियर है? चलो मिटाएं इसको।